अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूं फरवा वहीद और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, इत्तेफाक कह लेते हैं इसे। मुझे लग रहा है आपकी टाई का कलर जो है वो आज मेरे सूट के साथ काफ़ी मैच है। तो क्या कोई साजिश है? नहीं, साजिश नहीं है, लेकिन अभी देखना ये है कि पहले आपने पहनी है टाई या मैंने पहले सूट पहना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हाँ, मेरा ख्याल है आपने सूट पहले पहना है और मैंने टाई बाद में पहनी है। इसका ये मतलब है कि मैंने आपको कॉपी किया है, यही आप कहने की कोशिश कर रहे वो हैं। हो सकता है आपने चिड़िया मेरे घर भेजी हो। हाँ, ये भी तो हो सकता है। चिड़िया घूमती रहती है, चिड़िया सारी दुनिया को बग करती है, चिड़िया आके फिर मेरी टाई सेलेक्ट करती है। तो जाहिर है चिड़िया कुछ इशारे कर रही है कि आज आप ये टाई पहन के जाएं और आप ये सवाल मेरे से पूछें कि क्या कोई साजिश है कि नहीं। अब तो साजिश लिबास में भी आ गई। इस मुल्क में तो सिवाय साजिश के है ही कुछ नहीं, हर चीज़ ही साजिश है फरवा। लेकिन इत्तेफाक भी तो हो सकता है, बड़ी चीज़ों में बहुत हाँ, ज़्यादा इत्तेफाक हो सकता है। तो और भी कोई इत्तेफाक नज़र आ रहा है आपको? बिल्कुल। आप जैसे कि आपकी और मेरी सूट और टाई के कलर में इत्तेफाक है, ऐसे एक और भी चीज़ में इत्तेफाक है। आप देखना चाहेंगे? हाँ, दिखाएं। प्लीज़ दिखाइएगा वो क्या इत्तेफाक है। तो सेठी साहब, ये तस्वीर देखें। ये मैं ये तो नहीं कहूँगी ये हसीन इत्तेफाक है, लेकिन इस पे आप क्या कहेंगे? ये तस्वीर में खान साहब आज एक ओथ ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ना? बिल्कुल, आज़ादी मार्च में जाने का ओथ। वो अब तैयारी कर रहे हैं आज़ादी मार्च की, और उसके लिए उन्होंने अब ओथ लेना शुरू किया अपने सपोर्टर से। और आपने ये इत्तेफाक है कि ये ओथ उसी किस्म का ओथ है जिस तरीके से हिटलर अपना ओथ लेते थे अपने यूथ विंग से। तो ये ओथ जो होता है ये फाशिज़म का ओथ होता है। ये ओथ ये वाला ओथ नहीं होता या ये वाला ओथ नहीं होता। तो हम काफ़ी अरसे से ये कह रहे हैं कि खान साहब की जो जहनीत है वो एक फ़ाशिस्ट की है। अब किसी वक्त एक प्रोग्राम हमें करना चाहिए कि ये फ़ाशिज़म होती क्या है और क्यों ये ख़तरनाक चीज़ होती है और क्यों जमहूरियत के बिल्कुल बरक्स होती है ये, और क्यों कौमों को और मुल्कों को तबाह कर देती है जहाँ ये फ़ाशिज़म आती है। तो अच्छा किया आपने ये बताया। मेरा ख्याल है इत्तेफाक नहीं है। खान साहब का जो है और जो उनका ज़हनीत है वो ऐसे ही है, और उनके जो सपोर्टर्स हैं जिस किस्म की हरकतें वो कर रहे हैं उससे ऐसे ही लगता है कि वो भी इस फ़लसफ़े में यकीन रखते हैं। तो बड़ा अच्छा आपने ये दिखा दिया, क्योंकि और भी बड़े तरीके थे। खान साहब ऐसे भी कर सकते थे, खान साहब ऐसे भी कर सकते थे, खान साहब दुआ भी मांग सकते थे। कहते थे आए इकट्ठे दुआ मांगिए, वील ऑल बी टुगेदर। जिहाद की बात हो रही है, जिहाद में तो फिर दुआएं मांगी जाती है, और एक तरफ जिहाद की बात हो रही है, दूसरा फाशिज़म के सलूट लिए जा रहे हैं। खान साहब मासूम आदमी, उनको पता नहीं चलता। अक्सर औक़ात वो चीज़ें कर जाते हैं, बाद में उनको अंदाज़ा होता है। अच्छा, चलें। आप कोई छुपी हुई पीटीआई तो नहीं है? नहीं, मैं तो सिर्फ एक जेन्युइन राय दे क्योंकि वो पीटीआई वालों के पास हर चीज़ का जवाब है। अच्छा, हाँ, आप जो मर्जी कह लें वो एक जवाब कुछ तो कोई लिया। कभी उनको मासूम बना देते हैं, कभी उनको हीरो बना देते हैं, कभी उनको एंटी हीरो बना देते हैं, कभी उनको प्रो इस्टेब्लिशमेंट बना देते हैं, कभी उनको एंटी इस्टेब्लिशमेंट बना देते हैं। तो ये जो कौम है जो उनको सपोर्ट कर रही है वो कोई उनके ख़िलाफ़ तनकीद एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। यही जो ब्यूटी है सारी गेम की, कि आप जो मर्ज़ी कर लें, खान साहब बरकरार है। तो खान साहब ने जो ऐलान कर रखा है आज़ादी मार्च, जिस पे हमने ये तस्वीर भी निकाली है, जिससे आपको लग रहा है कि अब वो हकीकी आज़ादी मार्च होने को है, क्योंकि डेट्स तो गुजर गई। देखिए, मेरा हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि खान साहब का ये बहुत इम्पॉर्टेंट पत्ता है, ये अपनी मजबूती का एक पत्ता है, क्योंकि वो लोगों को बाहर निकाल सकते हैं। और उनके जो नौजवान सपोर्टर्स हैं वो काफ़ी अग्रेसिव हैं और पैशनेट हैं, जज्बाती हैं। एक ज़माने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ऐसे सपोर्टर्स थे, आज उसके बाद किसी के ऐसे सपोर्टर्स नहीं आए जैसे अब इमरान खान साहब के आए हैं। तो इसलिए खान साहब तैयारी तो कर रहे हैं। अगर वो ये कह दें कि मैंने लॉन्ग मार्च करना ही नहीं, तो उनकी भी बात कौन सुनेगा? धमकी तो देनी होती है ना सियासत में। और क्योंकि ये पार्लियामेंट में नहीं है, वहाँ ये धमकी नहीं दे सकते कि हम छोड़ देंगे। वो तो छोड़ चुके हैं ऑलरेडी, और अब पिटिशनें भी कर रहे हैं कि जी हमने तो छोड़ दी है, क्यों चुन चुन के हमें निकाला जा रहा है वगैरह, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल। मगर खान साहब ने बिल्कुल, ये मैं आपसे कब से कह रहा हूँ कि टॉक फाइट। एक तरफ उन्होंने ये भी इशारा किया था कि मैं अगर इलेक्शन अगले मार्च से पहले हो जाते हैं तो आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन भी हो जाए, मुझे एतराज़ नहीं है। ठीक है। और मैं यहाँ तक कि फिर एक स्टेज पे उन्होंने ये भी कहा कि मैं पार्लियामेंट जाने के लिए तैयार हूँ वापस, अगर ये साइफ़र जो है इसके ऊपर एक कमीशन बना दी जाए
अभी हाल ही में उन्होंने बात करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा मैं पार्लियामेंट चला जाऊंगा और वहाँ जाके फिर अगली इलेक्शन की बातें वहाँ कर लेंगे। तो वो तो हर चीज़ करने के लिए तैयार है। तो ये टॉक फाइट है, कभी एक पत्ता फेंकते हैं, कभी दूसरा पत्ता फेंकते हैं। उनकी यही उम्मीद है कि कोई ना कोई पत्ता जो है वो ट्रंप काटेगा, PDM को या इस्टेब्लिशमेंट को काटेगा। और बड़े पत्ते हैं उनके पास, कभी एक फेंकते हैं कभी दूसरा। तो ये लॉन्ग मार्च की अगर आज वो कुछ अरसे से कह रहे हैं कि मैं तारीख दूंगा, और फिर ये है कि उसकी तरफ इंच बाय इंच, सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर बढ़ रहे हैं। अगर वो ना बढ़े तो फिर उनकी थ्रेट की कोई अहमियत नहीं रहती। तो थ्रेट को अलाइव रखने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए उसकी तरफ बढ़ना पड़ता है। वो और बात है कि जब आप पूरे पहुंच जाएं उस जगह पे कि अब आपने अगले दिन कुछ करना है या नहीं करना, तो फिर आप उस वक्त यू टर्न ले सकते हैं। कोई ऐसे हालात की कोट करते हुए कि हालात तब्दील हो गए, ये हो गया, वो हो गया। तो मैं समझता हूँ अभी तो वो इसके ऊपर चलेंगे, इस थ्रेट के ऊपर, इसको छोड़ेंगे नहीं। और ये ऐन मुमकिन है कि आखिरी वक्त पे आके वो फिर अपनी को मौक़िफ़ को तब्दील करें। मगर इसकी तरफ वो बढ़ेंगे। अक्टूबर उनके लिए बहुत अहम मंथ है, जो मैंने पहले भी कहा था। तो इसलिए अगले हफ्ते अब आप देखिएगा खान साहब और कोई ड्रामा करेंगे, फिर कोई और ड्रामा करेंगे, फिर मतलब है कि कोई और डेट देंगे कि अब हम इकट्ठे हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अभी इंतज़ार करें, मेरी फ़ाइनल कॉल आएगी, अभी ये प्रिलिमिनरी कॉल है, लेट्स ऑल गेट टुगेदर, इधर आप उधर आएँ, फिर इंतज़ार करें मेरी। तो ये सब कुछ चलेगा। किसी स्टेज पे भी आपको याद होगा कि जब लॉयर्स मूवमेंट चल रहा था 2007 में, तो उस वक्त भी लॉन्ग मार्च की बात चल रही थी। काफ़ी अरसे के बाद फिर लॉन्ग मार्च शुरू हुई, और जब शुरू हुई तो फिर रास्ते में रुक गई। याद है आपको? बिल्कुल। मेरा ख्याल है आधे रास्ते पे पहुंची और वहाँ रोक दी गई, और ख़ुद ही फैसला किया जी रुक जाते हैं। फिर कुछ पैगाम आने शुरू हो गए इस्लामाबाद से और GHQ से कि अब ज़रूरत नहीं है लॉन्ग मार्च की, आप इसको ख़त्म कर दें, ताकि कुछ ना कुछ प्रेसिडेंट ज़रदारी ने बात मान ली है, चीफ जस्टिस साहब की बहाली हो जाएगी, जजेस की एंड सो ऑन। तो लॉन्ग मार्च का ये ज़रूरी मतलब नहीं है कि अनाउंस कर दिया साहब ने बात मान ली करनी है। उस करने के बाद भी आप ट्राई कर सकते हैं, आधे रास्ते तक जा सकते हैं, 3/4 रास्ते तक जा सकते हैं, और आखिर में आप जा सकते हैं कि जनाब वो एक प्लेग्राउंड है, वहाँ जाके आप इकट्ठे हो जाएं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको इजाज़त दी हुई है। इशू ये है कि लॉन्ग मार्च ने जाके D चौक में हमला करना है पार्लियामेंट के ऊपर या नहीं करना, और इसलिए वहाँ तक जाने की इजाज़त नहीं है। बाकी लॉन्ग मार्च करके उन्होंने जाना है प्लेग्राउंड में, पार्क में, F9 में, F10 में, F11 में, तो उसके ऊपर कोई इशू नहीं है। और अगर किसी स्टेज पे उन्होंने जाके वहाँ बैठना भी है तो राना सोनावाला ने कहा हम आपको खाना भी देंगे। तो खान साहब ने एक दफ़ा 126 दिन बैठ के देख लिया ना कि वो फिर उसके बाद घर जाना पड़ा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। लॉन्ग मार्च वो एक थ्रेट के तौर पर है, और वो थ्रेट उसी वक्त मटीरियलाइज़ करेगी जब कि तशद्दुद होगा। अगर तशद्दुद नहीं होगा तो कोई थ्रेट नहीं है। तशद्दुद होगा तो फिर उसके लिए अपने एक नई सूरत हाल बन जाती है। कुछ लोग मारे जाएंगे, फिर पुलिस, रेंजर्स, अवाम, फिर एक नया डायलैक्टिक शुरू हो जाता है। और मैंने ये पहले भी कहा है कि फिर ऑल बेट्स आर ऑफ। फिर कौन हारेगा और कौन जीतेगा, ये मैं उसके बारे में तबसरा नहीं करना चाहता। उस वक्त कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक खान साहब के खिलाड़ी आज सुप्रीम कोर्ट गए हैं। फैसल वाउडा साहब का केस आपने ज़रा उसको स्टडी तो किया ही है, और फैसल वाउडा साहब इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए थे, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उसे बरकरार रखा था उनकी नाअहली से मुतल्लिक। अब चूँकि वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, केस लगा है, टाइम की किल्लत थी, 6 अक्टूबर मिल गई डेट। लेकिन जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें है, चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स रिगार्डिंग 62(1)(f, तो उस पर उन्होंने उसको काला कानून करार दे दिया है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है जिसको ज़रा सियासी हरीफ आपस में डराते रहते हैं, उस पर हमने नाअहलियाँ भी देखी हैं। सेठी साहब, ये कितना अहम रिमार्क है? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है ये। अब इसमें कुछ 4-5 चीज़ें जिसको मैं इकट्ठा करने की कोशिश करूँगा एक्सप्लेनेशन के तौर पर। देखिए, अहम रिमार्क्स नहीं दिए जाते, इसके कुछ आगे भी होता है और कुछ पीछे भी होता है। सबसे पहली बात यह है कि सवाल इसमें जो खड़ा हुआ है वो 2 सवाल खड़े किए हैं वाडा साहब ने कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है किसी को डिस्क्वालीफाई करने की कि नहीं, और दूसरा ये कि क्या वो डिस्क्वालीफाई 5 साल के लिए कर सकते हैं या फॉर लाइफ कर सकते हैं। 2 सवाल। बिल्कुल। तो ये उन्होंने चैलेंज किया है। अब अदालत ने दोनों सवाल देखे, उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन के पास पावर तो है डिस्क्वालीफाई करने का, वो तो बड़ा वाज़ेह है कानून, मगर क्या वो फॉर लाइफ कर सकते हैं या नहीं, ये सवाल जो है ये इसके ऊपर बात हो सकती है। ये पोजीशन जो अभी ली जा रही है अदालत में।
तो अब क्लियर हो गया कि एक इशू जो है, क्या वो सज़ा दे सकते हैं या नहीं, वो नहीं है इशू, उनके पास पावर है वो देने का, वो चैलेंज भी हो सकती है, मगर क्या वो फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं ताहयात, वो देखने वाली बात है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि ये काला कानून है। अब मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली रिपोर्टिंग क्या हुई है, रिपोर्टिंग ये हुई है कि उन्होंने कहा ये काला कानून है, ठीक। अब मेरा ख्याल है कि शायद वो अगर तो या तो उन्होंने ये नहीं बात कही कि ये काला कानून है, हाँ जी, या अगर उन्होंने ऐसी बात कही है तो उनका मतलब शायद कुछ और था। कानून काला हो या सफ़ेद हो, वो पार्लियामेंट का हक है, मगर कानून की जो जिसमें उसमें जो पढ़ा जाता है कि डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ जो है ये सिवियर है, ये काली सज़ा है या नहीं है। अब मसला यहाँ बन जाता है काला कानून है या काली सज़ा है, क्योंकि सज़ा लिखी नहीं हुई, कानून बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे आप। 63 में है 5 साल का, लेकिन 63 में और भी बात है ना, आप 2 साल के लिए आप जेल भी काट सकते हैं, तो इसलिए लोग ये कहते हैं क्योंकि वहाँ जेल काटी हुई होती है तो फिर जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो 5 साल से ज़्यादा नहीं होती, आपने कुछ सज़ा तो काट ली होती है, तो उसको कंपेयर नहीं किया जाता। मगर यहाँ कानून के अंदर लिखा नहीं है, अच्छा आपके कितने साल के लिए होगी डिस्क्वालिफिकेशन, ताहयात नहीं, ये वो। तो अब इसमें एक केस है सिर्फ, और वो भी नवाज शरीफ साहब वाला केस है, जिसमें उन्हें एक इकामा के ऊपर डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया और ताहयात भी कर दिया गया। और दिलचस्प बात ये है कि यही कानून था, यही काला कानून या काली सज़ा थी जो कि एक 5 मेंबर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने दी थी, और वो जो जजमेंट है उसके अंदर ना ये बात आई है काले कानून की, ना ये बात आई है काले सज़ा की, और सज़ा दे दी गई पूरी ताहयात। आज ये दिन आ गया है कि पार्लियामेंट के अंदर डिबेट चलने वाली है, ये चल रही है या चलेगी, ये मैं कह रहा हूँ कि ये कानून ही काला कानून है, इसको ख़त्म किया जाए। अच्छा, और उधर से चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि या तो ये काला कानून है या ये सज़ा काली सज़ा है, तो इसका ये मतलब है कि कुछ होने वाला है और कुछ होने जा रहा है। तो हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट वापस जाते हुए इस तो मुझे ऐसे लगता है कि ये कानून जो है ना 62(1)(f), या तो ये इसमें तब्दीली हो जाएगी पार्लियामेंट के ज़रिए, कहा जाएगा कि इसमें सज़ा भी 5 साल है, लिख दिया जाएगा, या कानून की छुट्टी करा दी जाएगी, सेनेट से ये शुरू होगा और पार्लियामेंट के अंदर आएगा। मगर क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होगी। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए फिर आपको पीटीआई की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब 2 सूरतें हैं, पीटीआई क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवाए? अगर तो इमरान खान सब डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं फॉर लाइफ, तो फिर तो पीटीआई का भी इंटरेस्ट होगा कि इसको ख़त्म किया जाए, और खान साहब के ऊपर इस वक्त केसेस भी चल रहे हैं, और फॉरेन फंडिंग आप पहले कह चुके हैं, और इलेक्शन कमीशन के अंदर भी हैं, ठीक है ना, तो अब फॉरेन फंडिंग भी है। तो अब 2 सूरतें हो सकती हैं, एक तो ये कि ये केस वो कह रहे हैं हम इसको सुनेंगे जल्दी जल्दी, या तो सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करे कि हमसे पहले गलती हुई थी, जो कि बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि इंसाफ का तकाजा ये है कि अगर कोई गलती हो जाए, इंसान है आप, तो आपसे गलती हो जाए तो उसको ठीक कर लिया, इंसाफ को वापस बरकरार कर दे। या तो इसमें ये कहा जाएगा कि कानून जो है वो गलत है और कानून होना ही नहीं चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ ये नहीं कहेंगे, मगर ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये जो सज़ा है ये सज़ा बड़ी ड्रैकोनियन है, ये बड़ी नाजायज़ है, और इसको 5 साल की सज़ा ही सोचना चाहिए। मगर साथ साथ मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट को भी इशारा हो गया, आज ये रिमार्क जो सुप्रीम चीफ जस्टिस साहब ने किया है, ये पार्लियामेंट को इशारा हो गया है कि अगर हमारे पास कोई केस आता है या कोई कानून में आप तब्दीली लाते हैं जिसमें आप ये सज़ा जो है लाइफ टाइम की जो ज़िक्र नहीं हुआ, आप इस कानून में सज़ा भी लिख देते हैं और वो लाइफ टाइम ना हो, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारी तो व्यू ये है कि ऑलरेडी ये मुनासिब नहीं है, तो हमें भी मौका दिया जाए कि हमसे अगर ये गलती हुई है तो उसको ठीक कर लिया जाए। तो लुब्बे लवाब मैं ये कह रहा हूँ आपसे, जो मैं काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ, जिसका आज हवाला मरियम नवाज शरीफ की तरफ से भी आया है अबाउट लेवल प्लेइंग फील्ड। बात यह है कि मरियम और नवाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं उनमें कोई जान नहीं थी, वो ट्रम्प्ड अप केसेस थे, इमरान खान ने नैब के ऊपर और अदालतों के ऊपर प्रेशर डाल के ये करवाए थे। अब ना इमरान खान है ना वो नैब है, और ये केसेस फारग होने जा रहे हैं, ठीक।
अब मरीम को हो गया कि नवाज शरीफ साहब का भी केस फारग होगा, मगर वो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो रहेगी नाअहली की ताहयात, उसको भी ख़त्म करना है, ताकि अगले इलेक्शन के अंदर अगर इमरान खान ने अगला इलेक्शन लड़ना है तो नवाज शरीफ भी अगला इलेक्शन लड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि लेवल प्लेइंग फील्ड में कहा जाए कि लेवल प्लेइंग फील्ड है और एक तरफ खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये इतने केसेस के बावजूद और इतनी लाडलापन के ट्रीटमेंट के बावजूद, और उधर इमरान नवाज शरीफ साहब के ऊपर याद पेंडिंग रहेगा। ये नहीं हो सकता। तो ये या वो ख़त्म होगा या खान साहब के ऊपर भी आएगा ये, और फिर दोनों मिलके इसको ख़त्म करेंगे। तो ये मेरा मौक़िफ़ है और आप चलते चलते देखते जाइएगा आगे क्या होता है। ये मेरा क्लिप याद से सेव करके रखिएगा, ये आपने प्ले करना है, जबकि या ये कानून की छुट्टी होगी या खान साहब कन्विक्ट होंगे और फिर दोनों मिलके ये ख़त्म किया जाएगा, या नवाज शरीफ साहब की एक्विटल हो जाएगी, ये ताहयात वाली कंडीशन ख़त्म हो जाएगी और खान साहब के ऊपर कुछ नहीं होगा, या खान साहब के ऊपर भी ये लगेगी, फिर दोनों मिलके इसको तब्दील करेंगे और अदालत कहेगी बिल्कुल ठीक किया, हम तो पहले कहते थे कि ये कानून अच्छा नहीं है या ये सज़ा इतनी सख्त नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है, इसी पर हम जो है आगे सवाल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेना लाजमी है। आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। सेठी साहब, कुछ शॉर्ट्स हमने निकाल के रखे हैं। आज मरीम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने क्या कहा है, आइए पहले वो देख लेते हैं। फील्ड तो अभी हमें हुकूमत में रह के भी नहीं मिली। लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसी होती है कि नवाज शरीफ साहब बेगुनाह होते हुए भी सजा याफ्ता है आज भी। लेवल प्लेइंग फील्ड ये होती है कि एक शख्स जिसके जराइम से हाथ रंगे हुए हैं, जिसके खिलाफ नाकाबिले तर्दीद सबूत है, वो खुला फिर रहा है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड होती है। लेवल प्लेइंग फील्ड देखें, आप ये नहीं कह सकते कि मिट्टी डालो जी आगे चलो, नहीं, जीरो पे आना पड़ेगा। पहले जीरो पे कैसे आते? जो कुछ नवाज शरीफ को भुगतना पड़ा, जो कुछ नवाज शरीफ की जमात को भुगतना पड़ा, वो इसको भी भुगतना पड़ेगा। सेठी साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आपने भी की है, मरीम नवाज साहिबा ने भी की है, लेकिन आपने जो उसकी तशरीह की है वो थोड़ी मुख्तलिफ है मरीम नवाज साहिबा की तशरीह से। वो कह रही है सब कुछ ज़ीरो पर आए, जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ है वो इमरान खान साहब के साथ हो। आपने जो ऑप्शन दी है वो डिफरेंट है, क्या फ़र्क क्या है? आपने जो लेवल प्लेइंग फील्ड की तशरीह की और मरीम साहिबा कह रही हैं। जी हाँ, देखिए मरीम साहिबा ये कह रही हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है और अब इसको कैसे, ये लाडला क्यों है, बेसिकली ये कह रही हैं। अब इसके दो इंटरप्रिटेशंस आप कर सकते हैं। एक तो ये कि अगर हमारे साथ हमें ये भुगतना पड़ा है तो इसको भी भुगतना पड़ना चाहिए। ये एक्चुअली इशारा जो है ये अदालतों की तरफ है कि हमारे साथ अदालतों ने ज़्यादती की है, इसके साथ लाडलापन कर रहे हैं। कोई हर किस्म की हरकतें कर रहा है, जुर्म कर रहा है, इसको कोई पकड़ने वाला नहीं है। ये नहीं है, गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से केसेस करती है मगर वो जाते कहीं नहीं है, कोई अदालत में आके इसको रिलीफ मिल जाती है। तो अब सूरत हाल है कि वो अदालतों की तरफ इशारे कर रही है। कहना का उनका ये मतलब है कि ताहयात अगर नवाज शरीफ साहब को किया था तो इनको भी करना चाहिए ताहयात। और बहुत से केसेस हैं, आएंगे, अभी होगा डिस्क्वालिफिकेशन, फॉरेन फंडिंग में हो जाएगी, तोशाखाना में हो जाएगी और बड़ी जगह पे हो सकती है। तो इसलिए यहाँ भी कोई लीनियंसी शो नहीं करनी चाहिए। अब मैंने भी आपको बताया कि 3 ऑप्शंस हैं। एक ये है कि इमरान खान को भी डिस्क्वालीफाइड फॉर लाइफ हो जाए किसी केस में। दूसरा ये है कि नवाज शरीफ साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो रिवर्स हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। यही 2 ऑप्शंस हैं। और तीसरा ऑप्शन ये है कि दोनों जाएं पार्लियामेंट में और वहाँ जाके आइन को अमेंड करें और इस कानून के अंदर या ये कानून की छुट्टी करा दें 62(1)(f) की, और या ये है कि इसके अंदर एक ऐड कर दें कि ये डिस्क्वालिफिकेशन विल बी फॉर 5 years। ठीक, अच्छा, ये 3 ऑप्शंस हैं इनके पास। मरीम का ये कहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। अब मेरा ये कहना है इन 3 ऑप्शंस में से जो बेस्ट ऑप्शन है कि कानूनी को अमेंड कर दिया जाए ताकि, और नवाज शरीफ की जो ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन उसको ख़त्म कर देना चाहिए। ये नहीं कि अब इमरान को भी वो किया जाए और उसके बाद फिर दोनों जो हैं या दोनों आउट हो जाएं या दोनों इन हो जाएं। तो यही है, मैं समझता हूँ कि तो पार्लियामेंट के अंदर जाना चाहिए इनको और वहाँ जाके अपने मसाइल हल करने चाहिए। और आज मैं समझता हूँ अदालत ने रास्ता इनको दिखा दिया है। तो आई थिंक दैट्स व्हाट शी इज़ बेसिकली सेइंग। ये जो बात है कि जी इमरान खान साहब को अब सॉर्ट आउट करें आप, जैसे हमने किया है, मगर बात ये सियासत में ऐसे होता नहीं है। 2 wrongs don't make a right।
तो अब मैं नवाज शरीफ साहब की जो ज़्यादती हुई है इसका ये मतलब नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की और धज्जियाँ उड़ाएं और इमरान खान साहब के साथ ज़्यादती कर दें। किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। अगर एक ज़्यादती हुई उसको रिवर्स करें आप। आई थिंक दैट इज़ व्हाट शी इज़ ट्राइंग टू डू। और मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि अभी उनके नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ केसेस ख़त्म होने जा रहे हैं और मेरिट पे ख़त्म होने जा रहे हैं। और आगे जाके सिर्फ ये एक केस रह जाएगा। फिर वो देखना है कि पार्लियामेंट के अंदर वो ख़त्म होता है या अदालत में होता है। बेहतर तो यही है अगर पार्लियामेंट में हो, मगर अगर अदालत कर देती है तो ये इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि अदालत जिससे पहले ये गलती हुई है, क्योंकि हम तो काफ़ी अरसे से कह रहे हैं ना ये इकामा के ऊपर ये करना ये तो बेइंसाफ़ी थी। और आज अगर ये बेंच और ये चीफ़ जस्टिस के अंदर ये रिवर्स हो जाता है तो मैं समझता हूँ अता बंदयाल साहब को एक तारीख़ के अंदर उनका नाम सुर्ख हरफों में लिखा जाएगा। आई ऑनेस्टली बिलीव दैट। लंदन जाने से मुतालिक भी उन्होंने कुछ कहा है और आपने भी कुछ कहा है, वो दोनों चीज़ें सुन लेते हैं। तो अब मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा कि मैं कब जाऊं और अपने वालिद से मिलूं। और मैंने पहले भी एक बात बताई थी कि मुझे कुछ अरसे से मेरी एक सर्जरी ड्यू है जो कि पाकिस्तान में नहीं होती क्योंकि वो बहुत रेयर डिज़ीज़ है। मैंने पाकिस्तान में बहुत पता किया, वो सर्जरी वहाँ नहीं होती, तो वो सर्जरी भी मुझे करानी है और इंशाल्लाह फाइटिंग फिट होके आऊँगी। फिर मेरी प्रेडिक्शन ये है कि मरीम साहिबा का ये केस फ़ारग हो जाएगा, मरीम की एक्विटल ख़त्म हो जाएगी, मरीम को पासपोर्ट उसका वापस मिल जाएगा, मरीम बाहर चली जाएंगी कुछ अरसे के लिए। उनकी जेन्युइनली कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं और ज़ाहिर है उसके अलावा भी सियासी तौर पे भी वो अपने वालिद से मिलना चाहेंगे। उसके बाद नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। जब वापस आएंगे तो उन्हें प्रोटेक्टिव बेल लेंगे। मरीम नवाज साहिबा साथ लेकर आएंगी। अभी तक तो बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रही हैं, बल्कि प्रेडिक्शन के मुताबिक चल रही हैं चीज़ें। जिस तरह आपने प्रेडिक्ट किया था वैसे वैसे ही हो रहा है। तो अब जो आपके प्रेडिक्शन का आखिरी मरहला था वो बड़ा करीब आ गया सेठी साहब, कोई आने वाला है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैंने यहाँ कहा कि आपने पूछा साथ लेके आएंगी, मैंने कहा बिल्कुल साथ लेके आएंगी। मगर मरीम साहिबा से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने इसका जवाब कुछ फ़र्क दिया। उन्होंने कहा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि मेरे साथ आएंगे, मैं आ जाऊंगी, फिर वो अपने सही वक्त पे वापस आएंगे। तो उन्होंने थोड़ा सा मैंने जो बात की उससे तब्दील हट के बात की है। तो मेरा ख्याल है कि उनकी बात में ज़्यादा वज़न है, बिकॉज ज़ाहिर है शी वुड नो मच मोर देन आई वुड। मगर ये इसको रूल आउट नहीं करना चाहिए कि मियाँ साहब शायद यही सोचें कि अब जाना ही है तो चलो फिर इकट्ठी चलिए। सेठी साहब, एक और मसला है जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर्ट चली गई है, इमरान खान साहब कोर्ट चले गए। नैब ऑर्डिनेंस की मैं बात कर रही हूँ और सुप्रीम कोर्ट में वो भी अब रोज़ की बिना पे सुना जाएगा। आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये जो मौक़िफ़ इमरान खान साहब का है कि इन्होंने ये तरमीम की ही इसलिए है कि अपने केसेस से जान छुड़ा सकें, और बज़ाहिर तौर पर आवाम को भी लग ऐसे ही रहा है कि जिस तरीके से नैब ने केसेस वापस किए हैं शायद ये वाकई इट्स अ पार्ट ऑफ द प्ले। देखिए, बात बड़ी इंटरेस्टिंग है ये कि एक नैब है, नैब ने जाली केसेस सब पे बनाए और सबको धरा और अभी तक एक कन्विक्शन नहीं ले सके, एविडेंस नहीं है ना। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स कहते रह गए हैं कि नैब काम नहीं करती, नैब ज़्यादतियाँ करती है, नैब का कानून भी ठीक नहीं है, इसमें भी तरमीम होनी चाहिए, नैब के रवैये वो भी ठीक नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट के और वेरियस जजेस के रिमार्क्स हैं। तो अगर आज तक उसको बर्दाश्त किया है तो वो इसीलिए किया है ना कि एक कानून है नैब का, वो बुरा कानून है जिस तरीके से उसको इस्तेमाल किया गया है। मगर नैब आज़ाद अदारा था, कोर्ट एंड कोर्ट। तो आज भी फिर अगर उस वक़्त आज़ाद था तो आज भी है। आज अगर वो उस केसेस को परस्यू नहीं करना चाह रहा तो फिर आप कौन होते हैं कहने वाले कि नहीं आप परस्यू करें। तो बात ये वो वहीं आती है कि अगर नैब का पहला कानून गलत था तो आज का कानून भी गलत है, अगर वो सही था तो आज जो नया कानून बना है वो भी सही है, क्योंकि वो भी पार्लियामेंट ने बनाया था, ये भी पार्लियामेंट ने बनाया है। तो अब बात यह है कि अदालतें पार्लियामेंट के कानूनों को ना ही चैलेंज करें तो बेहतर है। उनकी मकासद या उनकी जो राइट है पार्लियामेंट की, उसको नहीं चैलेंज करना चाहिए। मैं तो आज तक एक बहुत अहम केस यहाँ हुआ था, NRO केस, जो पार्लियामेंट ने फैसला किया था NRO केस का कि ये NRO जो है, जो कि जरदारी साहब और मुशर्रफ और बेनज़ीर ये सब ने, पीपल्स पार्टी और इन्होंने मिल के किया था नवाज शरीफ से NRO, उसमें चैलेंज जब किया गया NRO को तो वो अदालत ने उसको उड़ा दिया कानून को। मैं समझता हूँ अदालत का कोई हक़ नहीं था कि पार्लियामेंट के अंदर एक कानून पास हुआ उसको इस तरीके से उड़ा देना। तो आज भी मैं ये समझता हूँ कि अदालत का कोई
इसमें हक नहीं है कि वो जो नैब की जो पोजीशन है, अगर वो किसी को नहीं प्रोसिक्यूट करना चाह रही तो आप कौन होते हैं कहने वाले कि नहीं नहीं पकड़ो इसको? आप नहीं कह सकते। आपका काम है अगर उन्होंने पकड़ा है तो उनसे पूछना है कि आपने क्यों पकड़ा है, सही पकड़ा है गलत पकड़ा है, तो एविडेंस है या नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि जाओ जाके पकड़ो। यू आर अ जज, यू आर नॉट अ प्रोसिक्यूटर। तो ये जो जज जब प्रोसिक्यूटर खुद बन जाते हैं तो बड़े मसले बन जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये भी नाजायज़ किस्म की कार्रवाई है कि आज ये जो पिटिशन आई है कि जी नैब का कानून है, इन्होंने अपने लिए किया है। अब अपने लिए किया 100 दफ़ा करें। इमरान खान ने अपने लिए बहुत से कानून किए थे, पीटीआई के लिए, अपने लिए, मीडिया के ख़िलाफ़, अपने मफाद में किए थे ना। तो क्या किसी अदालत ने उनको स्ट्राइक डाउन किया? नहीं किया, बिकॉज पार्लियामेंट ने किए थे। भावें 1 वोट न करो या 10 वोट ना करो या अमेंड करो, दैट्स द राइट ऑफ पार्लियामेंट। अदालतों को उधर नहीं जाना चाहिए। ठीक है सेठी साहब, और भी बहुत सारे आम सवालात हैं जिस पर तज्जिया हासिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लाजमी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सेठी साहब, एक बहुत ही अहम तनाज़ा खड़ा हो गया है, वो ये है कि 2 मईशत के जो डॉक्टर्स हैं वो आमने सामने हो गए। मौजूदा वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब और साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब। और मिफ्ता इस्माइल साहब ने तो एक जगह कह भी दिया है कि अल्लाह खैर करे, क्योंकि लेवी बढ़ानी थी और बढ़ाई नहीं। फिर आपने वो देख भी लिया, पूरा डिटेल भी देख ली, जिस पर इसहाक़ डार ने भी कहा है कि मुझे मालूम है कि मैंने मईशत कैसे चलानी है। और उन्होंने ज़रा कौम को भी रिलीफ पहुंचाने की कोशिश की है, जो कि आप ऑलरेडी प्रेडिक्शन दे रहे थे कि वो ज़रूरी है। ये जो आमने सामने आ गए हैं, इससे तो ज़ाहिर बहुत सारे इख्तलाफात पैदा होना शुरू हो गए हैं। और ये मईशत का सवाल है, IMF का सवाल है, हमारी पोजीशन का सवाल है। जी सही कह रही हैं, बट देखें ना, मिफ्ता इस्माइल साहब के जो दोस्त हैं, साथी हैं, सपोर्टर्स हैं, वो कहते हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो पॉलिसी फॉलो कर रहे थे वो उसमें इत्तफाक था बिटवीन PDM एंड एस्टैब्लिशमेंट, और इसलिए उनको ग्रीन लाइट दी थी और शहबाज शरीफ साहब ने ग्रीन लाइट दी थी। तो इसलिए वो पॉलिसी फॉलो कर रहे थे कि जो IMF कहता था वो मानते थे। और उनका ये मौक़िफ़ था कि डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट के साथ बहुत ख़तरात पैदा हो जाते हैं। अब वो तो अपनी जगह बात। तो उस वक्त डार साहब बाहर बैठे हुए थे। डार साहब का मौक़िफ़ ये था कि हमें IMF के साथ हार्ड नेगोशिएशन करनी चाहिए। डिफ़ॉल्ट का ख़तरा इतना नहीं है जितना बनाया जा रहा है, और आवाम के ऊपर इतना दबाव नहीं आना चाहिए। और भी रास्ते हैं इस मसले को हल करने के लिए। तो ये 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू थे, जिसमें जो लोग बाहर बैठे हुए थे वो ये कहते थे कि देखें यार, मिफ्ता इस्माइल साहब एक काम कर रहे हैं, डार साहब को अगर ऐसी कोई बात करनी है तो इंटरनल पॉलिटिक्स में करें, पब्लिकली ये बात ना करें। तो ये एक तनकीद होती थी उस वक्त। मगर डार साहब और नवाज शरीफ साहब का तो जो मौक़िफ़ था वो फ़र्क था ना, शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ से और मिफ्ता इस्माइल के मौक़िफ़ थे। उसकी वजह ये है कि जो लीडर्स हैं इस पार्टी के, जिनको वोट पड़ता है वो तो नवाज शरीफ साहब हैं। और अगर नवाज शरीफ साहब अपना फेथ और अपना कॉन्फिडेंस जो है वो इसहाक़ डार में डाल रहे हैं, तो फिर उनका भी तो कुछ हक़ बनता है ना। और अब तो आगे देखिएगा कैसे हक़ बनेगा उनका, जो होने जा रहा है सब कुछ। तो बात यह है कि वो जेन्युइनली परेशान थे कि ये हुकूमत जो है PDM की, ये नून लीग के मफाद में नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नून लीग का है, मगर जो हुकूमत है वो PDM की हुकूमत है। ये बहुत ज़्यादा बेंड कर रही है बिफोर इस्टेब्लिशमेंट और बिफोर IMF, और इसके साथ पार्टी का नुकसान हो रहा है। और वो आवाम तक जो पैगाम देना चाह रहे थे कि ठीक है जो गवर्नमेंट कर रही है ये सारी हमारी गवर्नमेंट नहीं है, मगर हम अगर होते तो हम ऐसे ना करते। तो उसके लिए भी एक जवाब बनता है सियासत, आपने अपनी पोजीशन को बरकरार रखना पड़ता है। तो क्योंकि अगर ये नून की हुकूमत होती प्योर, तो फिर अगर डार साहब एक बात कहते बाहर बैठ के और मिफ्ता एक बात करते बाहर अंदर होके, तो फिर प्रॉब्लम बन सकता था। मगर क्योंकि ये नून की हुकूमत नहीं थी, PDM की हुकूमत थी, तो इसलिए फिर शायद डार साहब का ये जो इंटरवेंशन थी, उन्हें इस बात का भी एहसास था कि वो वापस आएंगे और उन्होंने ये पॉलिसीज़ नहीं फॉलो करनी। तो पार्टी को बचाने के लिए वो एक और लाइन ले रहे थे। तो आई थिंक उससे कोई हर्ज नहीं था, कोई डैमेज नहीं हुआ। जो लोग कहते हैं लो जी मिफ्ता एक काम कर रहा था, ये दूसरा काम कर रहा था, मगर मिफ्ता इस्माइल ने ज़रूर ये फील किया होगा कि देखें ये बाहर बैठ के मेरी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं।
ये ज़रूर फील किया होगा। ये इंसानियत, ये इंसान माइंड करता है ना जी, मेरी जिम्मेदारी लगाई है, मैं अनपॉपुलर फैसले कर रहा हूँ, आप जाके आप हमारी पार्टी के आप मुझे तनकीद कर रहे हैं और वो भी आवाम के अंदर मेरी तनकीद कर रहे हैं, तो माइंड तो किया होगा उन्होंने। मगर अच्छी बात ये थी कि शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, शायद खाकान अब्बासी साहब, सब मिफ्ता के साथ खड़े थे कि नहीं ये ठीक कर रहा है जो कर रहा है। तो दोनों तरफ ये चीज़ चल रही थी। मैं नहीं समझता उनकी पार्टी को कोई डैमेज हुआ है। मैं समझता हूँ कि इनफैक्ट थोड़ा सा शायद फ़ायदा ही हो गया हो कि अवाम के दिलों में ये था कि नवाज़ शरीफ और इसहाक डार साहब अगर आ गए तो हमारे लिए बेहतरी करेंगे, और ये जो हुकूमत है ये कुछ कैदी है इस्टेब्लिशमेंट की और बाकी साथियों की, जो कि जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता जिस किस्म के इकदाम ये कर रहे हैं, सब बोझ तो इनको उठाना पड़ रहा है। तो एक तरफ ये, अब जो सूरत हाल हुई है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक बयान दे दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये एक्सेसिव किस्म की बात कर दी है। ये डार साहब को इशारा ये किया है कि शायद आसमान गिर जाए, ये उनको करना नहीं चाहिए था, वगैरह वगैरह इस किस्म की बात, जिससे अब फिर लोग शुरू हो गए हैं कि अब मिफ्ता बाहर बैठा हुआ है और वो तनकीद कर रहा है इसहाक डार साहब की। तो बात एक्चुअली हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ख़ुद कहते हैं कि वाशिंगटन में इस दफ़ा जब वो गए अमेरिका शहबाज शरीफ साहब के साथ, तो वहाँ IMF के साथ बात हुई। शहबाज शरीफ साहब ने मिफ्ता को कहा कि उनसे ये कहें IMF को कि हम ये हर महीने ये जो तेल है ना ये हम नहीं कर सकते, बहुत हालात ख़राब है, इलेक्शन किसी वक्त हो सकते हैं, हम मुड़ जाएंगे, हम नहीं कर सकते, हमने जितना करना था कर दिया, अब हमें थोड़ी रिलीफ चाहिए। और ऊपर से ये फ्लड शड आ गए हैं और भी दबाव हमने आवाम पे डाला, तो मुनासिब नहीं है। आप थोड़ा सा मेहरबानी करें और ये जो कंडीशन है इसको रिलैक्स करें। एक्चुअली ये मिफ्ता इस्माइल साहब ने रिक्वेस्ट की है IMF को वहाँ, मगर IMF ने जवाब नहीं दिया। हाँ करते हैं, ना हाँ की ना की। अब मिफ्ता इस्माइल साहब जो है परेशान हैं कि ये ना हो कि अब डार साहब उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं और IMF अगर ने ना कर दिया तो फिर क्या होगा, फिर मसला बन जाएगा। डार साहब का ये कहना है यार तू फिक्र ना करना, मैं संभाल लाँगा, ठीक। और मेरा यकीन है कि डार साहब संभाल लेंगे। मैं समझता हूँ कि ख़दशा, खौफ, फ़िक्र करना मुनासिब है मिफ्ता इस्माइल साहब का। मगर पब्लिक में ये कहना बात, अगर डार साहब ने जो बात कही थी वो सही थी तो इसमें क्या हर्ज है। मगर डार साहब तकड़े आदमी हैं, उन्होंने जो इक़दाम किए हैं ऑलरेडी आप देखिए कितना फ़र्क पड़ गया है। स्टॉक मार्केट बढ़ गई है, एकदम कॉन्फिडेंस आ गया है, डॉलर का रेट जो है वो गिरना शुरू हो गया है, और बिज़नेस कम्युनिटी जो है उसमें बहुत कॉन्फिडेंस आ गया कि डार साहब कंट्रोल कर लेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि दिस इज़ गुड। एंड ये छोटी छोटी डिसएग्रीमेंट्स जो हैं दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, मगर मेरी एडवाइस एक होगी ज़रूर मिफ्ता इस्माइल साहब को कि ही इज़ अ वेरी फाइन मैन, ही इज़ अ वेरी डिसेंट मैन। उन्हें झूठ बोलना आता ही नहीं है, वो दिल की बात करते हैं और है वो प्रोफेशनल, तो दिल जो होता है वो माइंड के साथ सिंक में होता है। मगर सियासत में कभी कभी सोच के बात करनी चाहिए। सियासत में लोग माइंड कर जाते हैं चीज़ें बहुत सी, और कभी कभी उसका नुकसान भी हो जाता है। मेरा ख्याल है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने पहले ये अनाउंस कर दिया था कि मैं अब इस डिस्पेंसेशन के अंदर कोई और ओहदा नहीं एक्सेप्ट करूँगा। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है ये सुन के, क्योंकि बहुत काबिल इंसान है, और अगर प्राइम मिनिस्टर साहब उनको कोई और ज़िम्मेदारी देते हैं तो उन्हें बिल्कुल बेशक लेनी चाहिए और ख़िदमत करनी चाहिए। ये बड़े मुश्किल हालात हैं, जैसे उन्होंने उस वक़्त मुश्किल फ़ैसले किए थे, अगर उनको अभी कोई ओहदा दिया जाता है जिसके अंदर मुश्किल फ़ैसले करने हैं तो उनको लेना चाहिए। ये बाहर बैठने के साथ ना मुल्क के ना पार्टी के मफाद होते हैं। या सियासत छोड़ दें, अगर सियासत में रहना है तो फिर फ़ैसला करें उन्होंने PTI ज्वाइन करनी है या नून लीग में रहना है, और अगर नून लीग में रहना है जो मेरा ख्याल है उनको रहना चाहिए क्योंकि उनकी हमदर्दियाँ नून लीग के साथ हैं, तो फिर उनको ये मौक़िफ़ नहीं इख्तियार करना चाहिए कि अब मैं कोई ओहदा नहीं लूँगा। उन्हें लेना चाहिए, उनकी सख्त ज़रूरत है। ही इज़ अ वेरी वैल्यूबल एसेट टू दिस कंट्री, और अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं तो वो उनकी तरफ से नहीं हुई। वो शहबाज शरीफ साहब को खड़ा होकर उनको डिफेंड करना चाहिए और उनकी सर्विसेज को इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, और आवाम का सोचना चाहिए, और आवाम का सोचने के लिए आपको पार्लियामेंट भी जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों के लिए सेठी साहब ने बहुत सारे इशारे आज छोड़ दिए हैं। फरवा वहीद को नजम सिटी शो से इजाज़त दीजिए, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।